हम वेन ब्रिज जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ की बात कर रहे थे, यानी द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में, इसमें एक आयन स्रोत होता है। जिन आयनों का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है उसका हम आयन स्रोत लेते हैं। आयन स्रोत से निर्गत आयनों को एक 127 डिग्री के ऊर्जा बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में गुजारते हैं, जिससे, क्योंकि आयन स्रोत से जो भी आयन निकलते हैं उनकी ऊर्जाएं जरूरी नहीं एक समान हो, अलग अलग बहुत परास हो सकती है उनमें, तो उनको हम एक ऊर्जा फिल्टर से गुजारते हैं, बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर। बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर से निर्गत जितने भी आयन होंगे सभी की ऊर्जाएं समान हो जाएंगी। जैसे ही ऊर्जा फिल्टर से आयन निकलेगा, वो स्लिट से निर्गत होगा S1 से, तो वो सीधी रेखा में गति करेगा। उसके बाद एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, ये इसका कोण 60 डिग्री का है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही आयन प्रवेश करेगा उसका पथ पुनः वृत्ताकार हो जाएगा और ये संवेग फिल्टर की भांति व्यवहार करता है। और जब इससे निर्गत आयन होगा, अगर उनके द्रव्यमानों में अंतर है आयनों के में, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो अलग अलग रेखाओं के रूप में फोकसित हो, अलग अलग रेखाएं उस पर बना देते फोटोग्राफिक प्लेट पर द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, तो इसी चीज को हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आज। आयन एक जो आयन स्रोत है, आयन एक उच्च वोल्टता यानी 20 किलो वोल्ट और निम्न धारा की गैस विसर्जन नली से प्राप्त होते हैं। स्रोत से उत्पन्न आयनों की काफ़ी अधिक ऊर्जा परास होती है, यानी उनकी ऊर्जाओं में काफ़ी अंतर हो सकता है। परास का मतलब जो वैल्यू है ऊर्जा की वो काफ़ी वेरी कर सकती है, परास अधिक हो सकती है। अतः इन आयनों को एक 127 डिग्री के स्थिर वैद्युत बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर, जो चित्र में मैंने अभी दिखाया था, ई में प्रवेश कराते हैं। आयन स्रोत के अलावा पूरे उपकरण में उच्च कोटि का निर्वात बनाए रखा जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आयन स्रोत को छोड़कर बाकी जो भी एपरेटस है हमारा, उसमें उच्च कोटि का यानी 10⁻⁻6 मिलीमीटर पारे के बराबर उच्च कोटि का निर्वात क्रिएट किया जाता है। ऊर्जा फिल्टर की बेलनाकार प्लेटों की जो वक्रता त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो वक्रता त्रिज्या है, जैसे चित्र में मैंने दिखाया था अभी, ये बेलनाकार प्लेटें हैं, इनका जो केंद्र होगा यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में जो गैप है D वो अत्यल्प होता है तो त्रिज्या की तुलना में, तो ये त्रिज्या जो होगी वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऊर्जा फिल्टर से प्राप्त आयनों को एक 60 डिग्री के वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो आयन आ रहा है उसके पथ के लंबवत लगता है, जिससे उसका पथ वृत्ताकार, उस पर जो फोर्स लगेगा वो केंद्र की तरफ लगेगा, वृत्ताकार पथ जो बनाएगा उसके केंद्र की तरफ लगेगा। अब केंद्रीय बल का कार्य करता है, जिससे पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ये 12th की क्लासों में आपने पढ़ा होगा। जैसे कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ, उस पर एक लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा और उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, वृत्तखंडी चुंबकीय क्षेत्र, ये एक संवेग फिल्टर की भांति कार्य करता है। संवेग फिल्टर से निर्गत सभी का संवेग समान होगा, यानी जिनका आयनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो उनके वेग अलग अलग होंगे। संवेग समान होगा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान अगर अलग अलग है आयनों के तो उनके वेग भी अलग अलग हो जाएंगे।
वेग अलग अलग होने से क्या होगा, वो फोटोग्राफिक प्लेट पर फिर अलग अलग स्थानों पर फोकसित होंगे, ठीक है ना, द्रव्यमानों के डिफरेंट होने के कारण। अगर M1 M2 आदि द्रव्यमानों के धन आयनों को फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग रेखाओं पर फोकसित करता है। जैसा मैंने बताया, संवेग फिल्टर से निर्गत सभी आयनों का संवेग तो समान होगा, लेकिन चूंकि उनके द्रव्यमान अगर अलग अलग हैं आयनों के, तो उनके वेग अलग अलग हो जाएंगे। वेग अलग अलग होने के कारण वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग स्थानों पर फोकसित हो जाएंगे। इस स्पेक्ट्रोग्राफ में ऊर्जा फिल्टर की निर्गत स्लिट कौन सी थी, S1, चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष यानी जहां वो कोण बनाया था हमने, और फोटोग्राफिक प्लेट एक ही क्षैतिज तल में होने चाहिए। ये इसमें कंडीशन होती है। जैसे चित्र में देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र, वो ऊर्जा फिल्टर का निर्गत स्लिट, चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष और ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये सभी क्या है, एक ही तल में है, एक ही तल में स्थित है, तभी ये स्पेक्ट्रोग्राफ कार्य करता है। एक ही तल में होने चाहिए। फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्हों की स्थिति, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आयनों के जो चिन्ह बनेंगे, रेखाएं बनेंगी, वो कैसी होती हैं, आयनों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होती हैं। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा आयनों का, और फोटोग्राफिक प्लेटों वो जो लाइन है उनकी दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। तो रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी दूर लाइन बनेगी। अतः द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में द्रव्यमान वर्णक्रम रैखिक प्राप्त, वर्ण का मतलब जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो रेखाएं बन रही हैं द्रव्यमान की, अलग अलग द्रव्यमानों की, वो रैखिक वर्णक्रम होता है। यानी डिफरेंस ज़्यादा होगा द्रव्यमानों में तो रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, डिफरेंस कम होगा तो रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी, जिसके कारण अति सुग्राही रूप से नाभिक के द्रव्यमानों का मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जो लीनियर वर्णक्रम होता है उसकी वजह से द्रव्यमानों, जो नाभिकों के द्रव्यमान है, वो बहुत सुग्राही रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारा जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इस स्पेक्ट्रोग्राफ की निम्न विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं वो? पहली चीज, इस स्पेक्ट्रोग्राफ या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में स्लिट S1 कौन सी थी? ऊर्जा फिल्टर की निर्गत स्लिट, चुंबक का शीर्ष तथा फोटोग्राफिक प्लेट तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। दूसरा, इससे प्राप्त वर्णक्रम रैखिक होता है। रैखिक का मैंने मतलब बता दिया, द्रव्यमान के अनुसार होगा। द्रव्यमान का, दो आयनों का द्रव्यमान का डिफरेंस कम है तो दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। मान लो और 3 आयन है अलग अलग द्रव्यमानों के, तो जितना जिसमें डिफरेंस होगा उसी के अनुसार, डिफरेंस के अनुसार ही रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर बनेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है, इस स्पेक्ट्रोग्राफ की, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विभेदन क्षमता 10⁴ की कोटि की होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 2 धनायन हमारे पास ऐसे हैं जिनके द्रव्यमानों में केवल 1% का अंतर है। 1% का अंतर का मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी एक नाभिक का द्रव्यमान तो है 100 और दूसरे का है 101, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1% हो गया। 1% का डिफरेंस है। तो ऐसे इतने कम डिफरेंस के नाभिकों को भी ये जो उपकरण है हमारा द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ या वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो 2 लाइनें बनेंगी उनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होगी। 5 मिलीमीटर तो काफ़ी अधिक दूरी हो जाती है, जबकि उनके द्रव्यमानों में जो अंतर है वो कितना है? केवल 1% है। 1% द्रव्यमान में अंतर होने पर भी फोटोग्राफिक प्लेट पर
इन रेखाओं की जो वर्णक्रम मिलेगा हमें, उसमें जो रेखाएं मिलेंगी दोनों नाभिकों की, उनके मध्य की दूरी 5 मिलीमीटर होगी। यानी हम बहुत अधिक सुग्राही रूप से द्रव्यमानों को ज्ञात कर सकते हैं। अगली विशेषता है फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्ह यानी रेखाएं जो भी स्पेक्ट्रम बना है सममित तथा सुस्पष्ट होते हैं। बहुत ही साफ सुथरे रेखाएं बनती हैं। वो ये नहीं कि धुंधली रेखाएं बने और चौड़ी रेखाएं बने। चौड़ी होगी तो कहाँ पर उसकी स्थिति लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बहुत अधिक सममिति और सुस्पष्ट होते हैं। इस कारण द्रव्यमान मापन अति शुद्धता से किया जा सकता है। उनका द्रव्यमान का जो मापन है उसमें त्रुटि कम आती है। अगली विशेषता है धन आयनों के वेग तथा दिशा के फोकसन एक साथ होने के कारण अन्य स्पेक्ट्रोग्राफों की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट पर उच्च तीव्रता की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दूसरे जो स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग नहीं होता है, उनको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, उनसे तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करके जो स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है, इससे अधिक सुग्राही रूप से द्रव्यमानों का मापन किया जा सकता है। तो ये द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की कुछ विशेषताएं। तो अब हमें जो इससे परिणाम प्राप्त हुए फोटोग्राफिक प्लेट से, उनसे हम द्रव्यमानों को कैसे ज्ञात करेंगे किसी नाभिक के, तो उसकी एक अलग विधि है जिसको हम बोलते हैं द्विक विधि, यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की द्विक विधि। तो इस द्विक विधि का उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की द्विक विधि। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट है हमारी, उस पर हमें पहले पैमाना बनाना पड़ता है। पैमाना बनाने के लिए मतलब ये होता है कि उस फोटोग्राफिक प्लेट को हम जो कार्बन 12 है इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका जो द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान होता है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन का जो आइसोटोप है C12, 6C12, ये स्टैंडर्ड द्रव्यमान होता है इसका। तो इस सबसे पहले इस आयन को स्पेक्ट्रोग्राफ में के आयन स्रोत में से गुजारते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर इसकी एक रेखा मिल जाती है हमको, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये 12 AMU वाली रेखा ये है। अब इससे जितनी दूरी पर रेखाएं बनती जाएंगी तो उसके हिसाब से और आयनों के द्रव्यमानों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की द्विक विधि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इस विधि में सर्वप्रथम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को C12 कार्बन 12 आयन द्वारा अंशांकित करते हैं। अंशांकित यानी कैलिब्रेट कर लेते हैं पहले। जैसे हम किसी का वजन निकालें तो हमको 1 किलो का कम से कम द्रव्यमान तो बांट चाहिए हमको, उसके अनुपात में ही तो निकालते हैं हम। कोई चीज़ 1 किलो है, 2 किलो है, कितनी है, तो यहाँ पर C12 का यूज किया जाता है। तो इससे पहले हम फोटोग्राफिक प्लेट को अंशांकित कर लेते हैं। इसके पश्चात अन्य आयन का इस स्केल में द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इसके बाद जिस आयन का भी हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, उन आयनों को आयन स्रोत में उत्पन्न करके फोटोग्राफिक प्लेट पर डालते हैं और इस कार्बन की लाइन से कितनी दूरी पर वो लाइन बनी है, उसी के दूरी के अनुपात के अनुसार हम उस आयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। द्रव्यमान को अति और अधिक शुद्धता से ज्ञात करने के लिए ये फिर हम द्विक विधि का यूज करते हैं। इसका एक उदाहरण भी बताएंगे कैसे द्विक विधि का उपयोग करते हैं। तो द्रव्यमान को अति यथार्थता यानी अति यथार्थता मतलब एक्यूरेसी से मापने के लिए द्विक विधि का उपयोग किया जाता है। तो द्विक विधि का कैसे उपयोग करते हैं,
तो इसमें क्या करते हैं हम पहले तो हमने कैलिब्रेट कर लिया फोटोग्राफी प्लेट को C12 से। उसके बाद हम इसमें एक द्विक बनाते हैं। द्विक क्या होती है? ऐसे आयन बनाते हैं जिनका द्रव्यमान बटे आवेश समान हो। ऐसे आयन जिनका द्रव्यमान बटे आवेश समान हो, ऐसे दो आयनों को आयन स्रोत में एक साथ उत्पन्न करते हैं। तो एक साथ उत्पन्न करने के पश्चात जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें दो लाइनें मिल जाती हैं और कार्बन की एक लाइन है हमारे पास, तो उससे हम फिर उनके द्रव्यमानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस द्विक विधि में और कैसे ज्ञात करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।